हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। सीटेट के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आज के क्लास में आपको 1 to 5 लेवल का ईवीएस का मैराथन क्लास बताऊंगी। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा वो मिनी मैराथन क्लास होगा 50 प्रश्नों का। ठीक है, तो ऐसे ही मैं वीडियो अभी अपलोड करती रहूँगी, सीटेट मैराथन लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और सीटेट मैराथन में किस टाइप के क्वेश्चंस मैं दूंगी उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। आपको सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा उससे। तो ये क्वेश्चन का जो लेवल होगा 1 to 5 लेवल का होगा। ठीक है, तो ये ईवीएस का होगा मैराथन। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। तो आज का हम लोग मैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन में है कि एक बच्चा कहता है सभी पौधे की जड़ें मिट्टी के अंदर होती हैं। शिक्षक इस अवधारणा को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण दे सकता है? ए चाइल्ड से द रूट्स ऑफ ऑल प्लांट्स आर फाउंड इनसाइड द सॉइल। विच एग्जाम्पल कैन द टीचर्स यूज टू चैलेंज दिस कंसेप्शन? मैंग्रोव की कुछ जड़ें भूमि के ऊपर दिखाई दे सकती है। गेहूं की जड़ें, गाजर की जड़ें या मूली की जड़ें? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैंग्रोव की कुछ जड़ें भूमि के ऊपर दिखाई दे सकती है। यहाँ कह रहा है ना कि पौधे की जड़ें जो होती है ना वो मिट्टी के अंदर होती हैं, ये तो सभी जानते हैं ये चीज़, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन दलदली क्षेत्रों में उगने वाले जो यानी मैंग्रोव पौधे की कुछ जड़ें जो होती हैं ना वो जमीन के ऊपर यानी हवा में निकल जाती हैं ताकि वे क्या ले सके, वो ऑक्सीजन को ले सके। ये याद रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव पौधों में कुछ जड़ों का भूमि के ऊपर निकलना मुख्यतः किस पर्यावरणीय परिस्थिति से जुड़ा है? द इमर्जेंस ऑफ सम रूट्स अबव द ग्राउंड इन मैंग्रोव प्लांट्स इन मेनली एसोसिएटेड विथ विच इन्वायरमेंटल कंडीशन? जल जमाव वाली मिट्टी में गैसों के आदान प्रदान की आवश्यकता, या अत्यधिक शुष्क रेगिस्तान, या बर्फीली मिट्टी, या अत्यधिक ऊंचाई? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जल जमाव वाली मिट्टी में गैसों के आदान प्रदान की आवश्यकता। कैसे? देखिए, जल जमाव या दलदली मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, तो याद रखना है कि जल जमाव वाली मिट्टी में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंग्रोव पौधे की जड़ें जो होती है ना सांस लेने के लिए पानी और कीचड़ के बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, पानी और कीचड़ के बाहर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी पौधे की जड़ों को लगातार क्षतिग्रस्त किया जाए तो सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा? इफ अ प्लांट्स रूट आर कंटिन्यूसली डैमेज, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इफेक्ट? जल और खनिजों के अवशोषण तथा पौधे की स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है, या प्रकाश संश्लेषण तुरंत दोगुना होगा, या पौधे की जड़ों की आवश्यकता नहीं रहेगी, या केवल फूलों का रंग बदलेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि जल और खनिजों के अवशोषण तथा पौधे की स्थिरता का प्रभाव पड़ सकता है। कैसे? देखिए, पौधे की जड़ मुख्यतः रूप से क्या होती है, मिट्टी से पानी और खनिज दोनों को सोखने और पौधों को जमीन पर सीधा और स्थिर बनाए रखने का कार्य करती है। यदि जड़ें नष्ट हो जाती हैं तो ये दोनों कार्य प्रभावित होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि पौधे की जड़ें लगातार अगर क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो जड़ का काम क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी प्लांट्स के जड़ में अगर हम पानी डालते हैं, ठीक है, अगर ये जड़ क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और जब पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो ये ऊपर तक पहुंचा नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यह बोला जा रहा है कि संभावित प्रभाव क्या हो सकता है, तो जल और खनिजों का अवशोषण तथा पौधे की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे पानी डालेंगे, मिनरल्स होंगे तो ये अवशोषण नहीं कर पाएगा अगर जड़ खराब हो जाएगा तो। ठीक है, तो इसलिए इसकी स्थिति पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कथन 1 में दिया है कुछ पौधे बिना बीज के भी नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। स्टेटमेंट, सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। कथन 2 में है वनस्पतिक प्रवर्धन में पौधे के कुछ भाग नए पौधे बनाने में सक्षम हो सकते हैं। स्टेटमेंट 2 है इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन सर्टेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों सही है। देखिए कैसे, देखिए अगर मान लीजिए कुछ पौधे बिना बीज के भी नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं तो बिल्कुल सही है ये चीज़। बिना बीज के भी कुछ पौधे को हम उगा सकते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम क्या करते हैं, रूट से भी प्लांट नहीं ग्रो कराते हैं,
लीफ से कराते हैं, ठीक है, उसके बाद स्टीम से कराते हैं। तो इसमें बीज का कोई काम ही नहीं है। तो ये वेजिटेटिव पार्ट, यानी वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है उसका बॉडी, वेजिटेशन मतलब होता है बॉडी, यानी प्लांट्स का बॉडी को हम लोग वेजिटेशन कहते हैं, यानी वेजिटेटिव। तो प्लांट्स के बॉडी से भी हम नया प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कुछ पौधे बिना बीज के भी नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही। यहाँ पे है कि वानस्पतिक प्रवर्धन में पौधे के कुछ भाग नए पौधे बनाने में सक्षम हो सकते हैं, बिल्कुल राइट, यानी कि रूट से भी कर सकते हैं, लीफ से भी कर सकते हैं, स्टिम से भी कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है एसरेशन बेस्ड है। एसरेशन दिया हुआ है कि आलू को समानांतर बीज की बजाय उसकी आंख वाले भाग से उगाया जा सकता है। पोटैटो कैन जनरली बी ग्रोन फ्रॉम इट्स आई रादर देन फ्रॉम अ सीड, ठीक है। रीजन है कि आलू के आंख वाले भाग में कलिका होती है जो नए पौधे विकसित कर सकती हैं। द आई ऑफ पोटैटो कंटेन्स अ बर्ड दैट कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट्स। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, दोनों सही, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर गलत है, ए और आर सही। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर क्या करता है, ए की व्याख्या करता है। कैसे? आलू क्या है, एक रूपांतरित तना है। याद रखना है कि आलू जो है, आलू क्या है, एक रूपांतरित तना है, रूपांतरित तना है, इसको याद रखना है। जिस पर आंख यानी बर्ड्स आई होती है। इन कलिकाओं से ही वानस्पतिक रूप से नया आलू पौधा किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। उसकी आलू के आंख से ही न्यू पोटैटो प्लांट को ग्रो किया जाता है, याद रखना है। इसलिए यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक बच्चों को गन्ने के तने के टुकड़े से नया पौधे उगाने का प्रयोग करवाता है। यह किस प्रकार का प्रजनन है? ए टीचर डेमोस्ट्रेट growing a new sugarcane plants from a stem piece. What type of reproduction is these? Vegetative propagation, seed dispersal, pollination या fertilization? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ बोला जा रहा है कि एक शिक्षक को गन्ने के तने के टुकड़े, यानी कि यहाँ पे टुकड़ा बोला है, तना का टुकड़ा। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मैंने आपको बताया था कि ये तीन तरह का होता है। एक होता है स्टीम, दूसरा होता है लीफ और तीसरा होता है रूट। ये तीनों क्या है, वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट्स का, ये तीन, ठीक है। और इसी तीनों पार्ट से हम नए प्लांट यानी न्यू प्लांट क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ गन्ने के तने बोल रहे हैं, यानी तने के टुकड़ों से। तो तने यानी स्टीम के, तो स्टीम के टुकड़ों से हम क्या कर सकते हैं, नया गन्ना का पौधा उगवा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगला प्रश्न है यदि एक किसान लगातार एक ही फसल उगाता रहे और मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति न करे तो क्या समस्या हो सकती है? इफ अ फार्मर रिपीटेडली ग्रो द सेम क्रॉप विदाउट रिप्लेनिशिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स, व्हाट प्रॉब्लम में अकर? कुछ पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, मृदा हमेशा अधिक उपजाऊ होगी, सभी पोषक तत्व स्वतः बढ़ेंगे, फसल को पानी की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। कैसे? लगातार अगर मान लीजिए एक ही फील्ड में लगातार हम एक ही फसल को हम ग्रो कराएंगे तो इससे क्या होगा कि फसल उगने से मिट्टी की जो पोषक तत्व होती है, जो न्यूट्रिशन होती है, उसका वो क्या हो जाएगा, वो कम होने लगेगा, ठीक है। उसका मात्रा कम होने लगेगा, जिससे उस तत्व की भारी क्या हो जाएगी, कमी होने लगेगी, उस एलिमेंट्स की कमी होने लगेगी। इसलिए यहाँ पे पूछा जो जा रहा है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है फसल चक्र अपनाने का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है? व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप रोटेशन? मृदा की उर्वरता और पोषक तत्वों के संतुलन में सहायता, केवल खेत का रंग बदलना, हमेशा अधिक पानी की आवश्यकता, जैव विविधता को समाप्त करना। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मृदा की उर्वरता और पोषक तत्वों के संतुलन में सहायता। यानी कि देखिए क्रॉप रोटेशन जो होता है यानी फसल चक्रण जो होता है, अपनाने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति क्या होती है, बनी रहती है, ठीक है। और किसी एक विशेष पोषक तत्व की कमी नहीं होती है। यानी क्रॉप रोटेशन करेंगे तो फायदा ही होगा, यानी कि क्या होगा, मिट्टी जो सॉइल होगा वो हमेशा क्या होगा, फर्टाइल रहेगा। याद रखना है, हमेशा फर्टाइल रहेगा
और इसमें किसी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों से पूछता है, दाल वाली फसलों को फसल चक्र में शामिल करने से किसान को क्या लाभ हो सकता है। यह कथन यानी ये प्रश्न किस अवधारणा की ओर ले जाता है। ए टीचर आस्क्स व्हाट बेनिफिट्स माइट फार्मर्स गेट बाय इंक्लूडिंग पल्स क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन, विच कंसेप्ट डज दिस लीड टूवर्ड्स। नाइट्रोजन चक्र और उर्वरता बढ़ना, ठीक है, मृदा की क्या करना, उर्वरता बढ़ना यानी सॉइल फर्टिलिटी, केवल जल चक्र, केवल प्रकाश का परावर्तन या केवल बीज का आकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन चक्र और मृदा उर्वरता यानी कि नाइट्रोजन साइकिल एंड सॉइल फर्टिलिटी। तो यहाँ बोला गया है, देखिए कि दाल वाली जो फसल होती है, दाल वाली जो फसल, तो उसमें क्या होता है ना कि दाल वाली फसल को हम लोग क्या कहते हैं, दलहनी पौधे कहते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। जिनकी जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम नाम का क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया। ठीक है, याद रखना है। और ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में क्या करते हैं, मिट्टी में जो स्थित होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, जिससे मिट्टी क्या होती है, मिट्टी का उर्वरक शक्ति क्या होती है, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी हमेशा बनी रहती है। याद रखना इस चीज को। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में कृषि से जुड़े विषयों को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। व्हाट कैन बी एन इफेक्टिव वे टू टीच एग्रीकल्चर टॉपिक्स इन ईवीएस। स्थानीय किसानों के अनुभव, फसल चक्र और खेत के अवलोकन से जोड़ना, केवल फसलों के नाम रटवाना, केवल परिभाषाएं लिखवाना या कृषि को केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित रखना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय किसानों के अनुभव, फसल चक्र और खेत के अवलोकन से जोड़ना। ठीक है, ये कैसे, देखिए ईवीएस में बच्चों को वास्तविक दुनिया और स्थानीय परिवेश से जोड़ने के लिए किसानों के अनुभव को और प्रत्यक्ष अवलोकन का सबसे अधिक शैक्षणिक महत्व होता है। यानी कि वास्तविक दुनिया से जोड़ा जाता है, वास्तविक दुनिया से जोड़ना। याद रखना है कि ईवीएस में क्या होता है, बच्चों को वास्तविक दुनिया से जोड़ा जाता है, स्थानीय परिवेश से जोड़ा जाता है, ताकि किसानों के अनुभव को, ठीक है, अनुभव उसका किसान क्या क्या अनुभव और प्रत्यक्ष अवलोकन, यानी कि जो अपने आँख से क्या करे, ऑब्जर्व कर सके बच्चे और उसे देख करके वो ज़्यादा सीख सके। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ पौधे के तने का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट स्टीम यूज एज फूड। गन्ना यानी शुगर कैन, गाजर, पालक, मूली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गन्ना यानी शुगर कैन। याद रखना है कि गन्ना पौधे का तना होता है, ये क्या होता है, प्लांट्स का स्टीम होता है। याद रखना इस चीज को, जिसे हम खाने या रस निकालने के लिए उपयोग करते हैं। और गाजर और मूली जड़ें होती हैं। गाजर क्या होती है, मूली क्या होती है, ये जड़ें होती हैं। याद रखना है। और पालक जो होती हैं ये पत्ते होती हैं। याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पौधे की पत्ती के रूप में खाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इटन एज प्लांट लीफ। पालक, आलू, मूंगफली या गाजर। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पिंच यानी पालक। पालक क्या है, पौधे का वह हिस्सा होता है जिसकी पत्तियां यानी हम लोग इसके क्या खाते हैं, लीफ के रूप में इसको खाते हैं। ठीक है, लीफ के रूप में क्या करते हैं, इसको खाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि बच्चों से पूछा जाए कि एक ही पौधे के अलग अलग भाग भोजन के रूप में कैसे उपयोग किए जाते हैं, तो इससे किस प्रकार का अधिगम विकसित होगा। इफ
Children are asked how are different plants of the same plants used as food. What type of learning will develop? अवलोकन, वर्गीकरण और संबंध स्थापित करना, केवल रटना, केवल लेखन या केवल गणना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अवलोकन, वर्गीकरण और संबंध स्थापित करना। कैसे? देखिए कि इस तरह के प्रश्न क्या होता है ना, बच्चों में विभिन्न पौधे के भागों को देखने के लिए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, समझना उसका, ठीक है, उसका वर्गीकरण करने के लिए वैज्ञानिक सोच पर निर्भर करता है। किस सोच पर करता है? वैज्ञानिक सोच। वैज्ञानिक सोच क्या करता है? विकसित करता है, विकसित करता है, याद रखना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कहता है फल हमेशा मीठे होते हैं। शिक्षक कौन सा उदाहरण देकर उसकी अवधारणा को विस्तृत कर सकता है? ए चाइल्ड से फ्रूट्स आर ऑलवेज स्वीट, विच एग्जाम्पल कैन ब्रॉडेन द चाइल्ड्स कंसेप्ट? नींबू, आम, केला, अंगूर। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, नींबू ने लेमन। तो नींबू एक क्या है? वानस्पतिक रूप से फल है। एक क्या है? ये एक वानस्पतिक रूप से क्या है? फल है। लेकिन इसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक है, जो बच्चे की इस गलत फहमी को दूर करता है कि सभी फल मीठे होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एसरेशन रीजन बेस्ड। एसरेशन ए में है, सभी फल स्वाद में मीठे नहीं होते। नॉट ऑल फ्रूट्स टेस्ट स्वीट। रीजन है कि फल का स्वाद उसमें उपस्थित विभिन्न रासायनिक पदार्थों और अम्ल पर निर्भर करता है। फ्रूट्स टेस्ट कैन डिपेंड ऑन वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस एंड एसिड प्रेजेंट इन इट। दोनों सही, आर सही व्याख्या है, ठीक है, दोनों सही, आर सही व्याख्या नहीं है। ए और आर गलत, और ए और आर दोनों, ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर सी में। डी नंबर में है ए गलत और आर सही। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, दोनों सही होगा। ए और आर दोनों सही, और आर सही व्याख्या करता है ए की। कैसे? देखिए, सभी फल मीठे नहीं होते हैं, जैसे कि खट्टे या कड़वे फल होते हैं। ये बात सही है, क्योंकि फलों का स्वाद उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एसिड अम्ल पर निर्भर करता है, उसके रसायनों पर निर्भर करता है। तो ये बिल्कुल सही है, ए भी सही है, और एसरेशन और रीजन भी सही है। यानी ए और आर सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया में मुख्यतः किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों का भूमिका होता है? विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली प्ले अ रोल इन कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वायरस, केवल शैवाल, केवल ईस्ट। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कैसे? देखिए, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लैक्टोबैसिलस जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं ना, दूध को दही बनाने में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मदद करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, दही में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि दही का थोड़ा सा भाग नए दूध में मिलाया जाए तो नया दूध जल्दी दही क्यों बन सकता है? Why can fresh milk turn into curd faster when some curd is added to it? दही में उपस्थित उपयोगी बैक्टीरिया दूध में बढ़ सकता है। दही दूध को ठंडा कर देता है, दही दूध में पानी बढ़ाता है, दही में कोई सूक्ष्मजीव नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, दही में उपस्थित उपयोगी बैक्टीरिया दूध में बढ़ सकते हैं। जैसे कि देखिए, थोड़े से दही यानी कि थोड़े से दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की प्रचुर मात्रा होती है, तो अनुकूल तापमान मिलने पर दूध में तेजी से अपनी संख्या क्या करते हैं? अपने नंबर्स को वो बढ़ा देते हैं, ठीक है, और नंबर जैसे बढ़ेगा तो वो क्या करते हैं? उसे कर्ड में क्या करता है? चेंज कर देता है, याद रखना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नमक का उपयोग किस सिद्धांत से संबंधित है? यूजिंग साल्ट टू प्रिजर्व फूड फॉर ए लॉन्गर टाइम टू रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल? सूक्ष्म जीवों के लिए उपलब्ध जल को कम करना, भोजन में ऑक्सीजन बनाना, भोजन को अधिक मीठा बनाना, भोजन में प्रकाश पैदा करना।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म जीवों के लिए उपलब्ध जल को कम करना। देखिए, नमक भोजन में पराचरण यानी कि ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा नमी या पानी को कम कर देता है। क्या करता है? नमी को या पानी को क्या करता है? कम कर देता है, जिससे बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं उसको पनपने के लिए आवश्यक जल नहीं मिल पाता है। इसको क्या होता है? वाटर नहीं मिल पाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? खाना सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन संरक्षण का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? भोजन को खुले में लंबे समय तक छोड़ देना, सुखाना, नमक डालना। ठीक है, उसके बाद है अगला ठंडा रखना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, भोजन को खुले में लंबे समय तक छोड़ देना। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा भोजन संरक्षण का उदाहरण नहीं है। तो भोजन को खुले में छोड़ने से वह सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण जल्दी खराब हो जाता है, तो यह संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में भोजन संरक्षण पढ़ाते समय स्थानीय अनुभव का उपयोग करने का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग लोकल एक्सपीरियंसेस वाइल टीचिंग फूड प्रिजर्वेशन इन ईवीएस? घर में अचार, पापड़ या सूखे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के तरीकों पर चर्चा, केवल परिभाषा याद कराना, या केवल कठिन शब्द लिखवाना, या केवल परीक्षा लेना? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, घर में अचार, पापड़, सूखे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के तरीके पर चर्चा करना। ठीक है, जैसा कि बोला गया कि बच्चों को घरेलू और पारंपरिक अनुभव को कक्षा में जोड़ना सबसे प्रभावी शिक्षण विधि होती है। जैसे कि घरों में माँ दादी द्वारा अचार या पापड़ बनाना, ये सब बच्चों को दिखाना। ठीक है, ताकि बच्चे देख करके क्या हो, प्रभावी पड़े, उसे उसकी शिक्षण विधि और भी मजबूत हो जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा पूछता है कि गर्म भोजन जल्दी खराब क्यों हो सकता है यदि उसे लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखा जाए? शिक्षक किस अवधारणा पर चर्चा कर सकता है? ए चाइल्ड आस्क व्हाई कैन कुक्ड फूड स्पॉइल इफ कीप्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम? विच कंसेप्ट कैन बी टीचर डिस्कस? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और अनुकूलन परिस्थितियाँ, केवल भोजन का रंग, केवल भोजन का वजन, केवल भोजन का आकार? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और अनुकूलन परिस्थितियाँ। जैसा कि गर्म और नम जो होता है ना, वो भोजन को क्या करता है? जल्दी खराब कर देता है। खराब क्यों? क्योंकि इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं यानी बैक्टीरिया सब जो होते हैं वो ज़्यादा पनपते हैं। ठीक है, इसीलिए जिससे भोजन बहुत जल्दी क्या होता है? खराब हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक सूक्ष्म जीवों के प्रसार को कम करने में मदद कर सकता है? विच कैन हेल्प रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म? उचित स्वच्छता और हाथ धोना, भोजन को खुला रखना, गंदे पानी का उपयोग, या बिना हाथ धोए भोजन करना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उचित स्वच्छता और हाथ धोना। कैसे? देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता रखना और बार बार हाथ धोना हानिकारक सूक्ष्म जीवों को क्या करता है? फैलने से रोकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सभी सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये कथन एक है, यानी स्टेटमेंट एक, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू ह्यूमंस। कथन दो में है, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन निर्माण और अपघटक जैसी प्रक्रियाओं में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले यूजफुल रोल इन प्रोसेसेस सच ए फूड प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन। केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही है, दोनों गलत? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल दो सही। कैसे? देखिए, दो में क्या है? कुछ में सूक्ष्म जीव भोजन निर्माण और अपघटक जैसी प्रक्रियाओं में क्या करते हैं? उपयोगी रोल निभाते हैं, यानी ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है और स्टेटमेंट दो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक बच्चों को उपयोगी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों के उदाहरणों की तुलना करने को कहता है तो वह किस प्रकार की सोच विकसित कर रहा है? इफ अ टीचर आस्क्स चिल्ड्रन टू कंपेयर एग्जाम्पल ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग इज बीइंग डेवलप्ड? वर्गीकरण और तुलनात्मक विश्लेषण, केवल स्मरण, केवल नकल, केवल लेखन गति? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्गीकरण और तुलनात्मक विश्लेषण, क्लासिफिकेशन एंड
कॉम्पेरेटिव एनालिसिस, कैसे? देखिए, अलग अलग जीवों के गुणों के आधार पर उनकी तुलना करने से बच्चों में क्या होता है, विश्लेषणात्मक और वर्गीकरण करने का कौशल विकसित होता है। यानी कि वर्गीकरण का और तुलनात्मक विश्लेषण क्या होता है, उसमें विकसित होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं विश्लेषणात्मक भी क्या होता है, विकसित होता है। ठीक है, कौशल। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे ने कहा हर फफूंद जहरीली होती है, शिक्षक के लिए सबसे उचित प्रतिक्रिया क्या होगी? ए चाइल्ड से एवरी फंगस इज पॉइजनस, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टीचर रिस्पॉन्स? विभिन्न कारकों के उपयोग और प्रभाव के उदाहरणों की जांच करवाना, बच्चे को डांटना, कथन को सही मान लेना। ठीक है, और चौथा है विषय बदल देना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, विभिन्न कवकों के उपयोग और प्रभाव के उदाहरणों की जांच करना। यानी कि बच्चे की भ्रांतियां को दूर करना। इसके बच्चे को क्या करते आता है, भ्रांतियां को दूर करना है। करने के लिए उन्हें क्या करना है, मशरूम यानी खाने योग्य कवक या इस जैसी उपयोगी कवकों के उदाहरणों के माध्यम से खोजबीन करने का अवसर देना। क्या करने का देना, खोजबीन करने का अवसर देना बच्चों को। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आवास के विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम हो सकता है? Which of the following can be direct consequence of habitat destruction? कई जीवों के भोजन और आश्रय के स्रोत में कमी, सभी जीवों की संख्या में वृद्धि, जैव विविधता का निश्चित रूप से बढ़ना, सभी प्रजातियों का समान रूप से अनुकूलित होना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कई जीवों के भोजन और आश्रय के स्रोत में कमी, रिडक्शन इन फूड एंड शेल्टर रिसोर्स फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। कैसे? देखिए, जब प्राकृतिक आवास यानी जंगल, प्राकृतिक आवास क्या होगा, जंगल जो होगा वो नष्ट हो जाएगा, जंगल नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, तो जीवों के रहने का जगह, खाने की साधन क्या जाएंगे, वो छिन जाएंगे। ठीक है, और इसकी संख्या क्या होगी, संख्या यानी इसकी नंबर जो होगी वो घटने लगेगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी जंगल को सड़क निर्माण के लिए छोटे छोटे अलग भागों में बांट दिया जाए तो उसे क्या कहा जा सकता है? इफ अ फॉरेस्ट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल आइसोलेटेड पैचेस ड्यू टू रोड कंस्ट्रक्शन, व्हाट कैन दिस बी कॉल्ड? आवास विखंडन, जल पुनर्भरण, मृदा निर्माण या परागन पॉलिनेशन। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आवास विखंडन यानी हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। एसरेशन रीजन में, एसरेशन ए में है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए केवल जानवरों को बचाना पर्याप्त नहीं है। फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इट इज नॉट इनफ टू प्रोटेक्ट एनिमल्स अलोन। रीजन में है वन्य जीवों के अस्तित्व के लिए उनके प्राकृतिक आवास और खाद्य संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। वाइल्ड लाइफ ऑल्सो नीड नेचुरल हैबिटेट्स एंड फूड रिसोर्स फॉर सर्वाइवल। तो ए में दिया हुआ है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या है। दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, ए सही आर गलत। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 में है ए गलत आर सही। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग एसरेशन रीजन के बेस को देखते हुए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, दोनों सही है। आर सही व्याख्या ए का करता है, यानी कि वन्य जीव संरक्षण के केवल जानवरों को बचाना पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल सही। और वन्य जीव के अस्तित्व के लिए उनके प्राकृतिक आवास और खाद्य संसाधनों की भी आवश्यकता होती है, बिल्कुल राइट। यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों से पूछता है, यदि जंगल में शिकार करने वाले जीवों की संख्या अचानक बहुत कम हो जाए तो अन्य जीवों का क्या प्रभाव पड़ेगा? यह प्रश्न किस अवधारणा को समझने में मदद करता है? ए टीचर आस्क्ड इफ अ नंबर ऑफ प्रीडेटर्स इन अ फॉरेस्ट सडनली डिक्रीज व्हाट मे हैपन टू अदर ऑर्गेनिजम्स? विच कंसेप्ट डज दिस हेल्प अंडरस्टैंड? खाद्य, जल और पारिस्थितिक संतुलन, केवल मौसम, केवल जल का स्वाद, केवल पौधों की ऊंचाई। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी खाद्य, जल और पारिस्थितिक संतुलन, फूड वेव एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। कैसे? देखिए, मांसाहारी या शिकारी, जो मांसाहारी होते हैं ना या शिकारी जीवों के घटने से शाकाहारी जीवों की संख्या क्या हो जाती है, अनियंत्रित रूप से क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर, यानी खाद्य, जल और पारिस्थितिक संतुलन। ठीक है, तो यहाँ पे है कि इकोलॉजिकल बैलेंस, अगर इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं होगा तो मान लीजिए अगर प्लांट्स को कोई शाकाहारी जीव खाते हैं, ठीक है,
कोई शाकाहारी जीव खाते हैं और शाकाहारी जीव को कोई मांसाहारी जीव खाता है, तो क्या होता है ना, यहाँ पे जो फूड चेन है, फूड चेन उसका बैलेंस बना रहता है। जब फूड चेन का बैलेंस बना रहेगा, फूड वेब का बैलेंस बना रहेगा, तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में वन्य जीव संरक्षण पढ़ाते समय बच्चों के स्थानीय संरक्षण प्रयासों की जानकारी देना क्यों उपयोगी है? वाई इज यूजफुल टू टीच चिल्ड्रेंस अबाउट लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स विच वाइल टीचिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन ईवीएस? इससे पर्यावरण मुद्दे उनके जीवन को समुदाय से जोड़ते हैं, इससे केवल परीक्षा कठिन होती है, इससे वैज्ञानिक ज्ञान कम होता है, इससे बच्चों को केवल नाम याद होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इससे पर्यावरण मुद्दे और वन्य जीव क्या होते हैं, समुदायों से जुड़ते हैं। तो याद रखना है कि ईवीएस में वन्य जीव संरक्षण पढ़ाते समय बच्चों को क्या करना है, इससे पर्यावरण मुद्दा और उसके जीवन के समुदायों से जोड़ना आवश्यक है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कहता है पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जीवन मैदानी क्षेत्रों के लोगों जैसा ही होता है, शिक्षक कौन सा दृष्टिकोण अपनाए? ए चाइल्ड से द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन माउंटेन इन एक्चुअली लाइक दैट ऑफ पीपल इन प्लेन्स, व्हाट अप्रोच शुड बी टीचर टेक? भौगोलिक परिस्थितियों और जीवन शैली के संबंध की तुलना करवाना, या कथन को तुरंत सही मान लेना, या केवल परिभाषा लिखवाना, या केवल प्रश्न को छोड़ देना? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। भौगोलिक परिस्थितियों और जीवन शैली के संबंध में तुलना करवाना, यानी कि कंपेयर द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड लाइफ स्टाइल्स। कैसे, देखिए, मान लीजिए शिक्षक को बच्चों से यह चर्चा करनी चाहिए कि जैसे कि अलग अलग भौगोलिक स्थितियाँ, जैसे पहाड़ हो गया, भौगोलिक स्थिति में क्या हो गया, पहाड़ हो गया, ठीक है, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, वहाँ के लोगों के पहनावा, वहाँ का जो लोग है उसका पहनावा, ठीक है, उसका पहनावा हो गया, उसका घर हो गया, उसका खान पान हो गया, वो सबसे क्या करना, वो प्रभावित करता है अगर हम बच्चों से कहेंगे तो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में घरों की संरचना पर जलवायु और स्थलाकृति का प्रभाव किस प्रकार दिखाई दे सकता है? हाउ कैन क्लाइमेट द टोपोग्राफी इन्फ्लुएंस हाउस स्ट्रक्चर्स इन माउंटेन्स रीजन? ढलान, वर्षा, हिमपात और तापमान जैसी परिस्थितियों के अनुसार, केवल घर के रंग के अनुसार, या केवल परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार, या केवल सड़क की लंबाई के अनुसार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढलान, वर्षा, हिमपात और तापमान की जैसी परिस्थितियों के अनुसार। यानी कि पहाड़ों पर अत्यधिक बर्फबारी और बारिश के कारण घरों की छतें क्या हो जाती है, ढलानदार बनाई जाती है। घरों की छतें क्या बनाई जाती है, ढलानदार बनाई जाती है, ताकि बर्फ और पानी आसानी से क्या हो गए, फिसल कर नीचे गिर सके। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी क्षेत्र में भारी वर्षा होती है तो वहाँ घरों की छतों की बनावट किस प्रकार की हो सकती है और क्यों? इफ एन एरिया रिसीव्स हैवी रेनफॉल, हाउ माइट द रूफ्स ऑफ हाउसेज बी डिजाइंड एंड व्हाई? ढलानदार ताकि पानी आसानी से बह सके, पूरी तरह समतल और बिना निकास के, केवल पारदर्शी या हमेशा भूमिगत? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ढलानदार ताकि पानी आसानी से बह सके। देखिए, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी को छत पर ठहरने से रोकने के लिए ढलानदार यानी कि स्लोपिंग छतें बनाई जाती है। ठीक है, याद रखना है, ताकि पानी क्या हो, ऐसे करके नीचे की तरफ बह जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कथन एक में मानव आवास स्थानीय पर्यावरण से प्रभावित हो सकते हैं। स्टेटमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकल एनवायरनमेंट। कथन दो में है, जलवायु, जल उपलब्धता, स्थलाकृति और संसाधन आवास को प्रभावित कर सकते हैं। क्लाइमेट, वाटर अवेलेबिलिटी, ट्रोपोग्राफी एंड रिसोर्स कैन इन्फ्लुएंस सेटलमेंट। केवल एक सही, केवल दो सही, कि दोनों सही, या उसमें से दोनों गलत? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, दोनों सही होगा, बोथ आर करेक्ट। कैसे, देखिए, मानव आवास स्थानीय पर्यावरण से प्रभावित हो सकता है, बिल्कुल सही। देखिए, मनुष्य के घर और बस्तियाँ वहाँ की जलवायु, पानी की उपलब्धता, ठीक है, उस स्थलाकृति, संसाधन आवास को प्रभावित करता है। ठीक है, उसी के अनुसार क्या होते हैं ना कि वो विकसित होती है। इसलिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों से उसके घरों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री की सूची बनवाता है और पूछता है कि वो सामग्री स्थानीय रूप से क्यों चुनी गई होगी। यह किस प्रकार की अवधारणा को विकसित करता है? ए टीचर आस्क्स चिल्ड्रन टू लिस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूज इन देयर होम्स एंड डिस्कस व्हाई दे मे हैव बीन लोकली चूजन।
विच कंसेप्ट डज दिस डेवलप? पर्यावरण संसाधन और मानव जीवन का संबंध, केवल शब्दावली, केवल गणना या केवल चित्रकला? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए, पर्यावरण संसाधन और मानव जीवन का संबंध। देखिए, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री जैसे कि पत्थर हो गया, ठीक है, पत्थर, लकड़ी, बांस, तो ये सब जो है इसके घरों के निर्माण में उपयोग पर्यावरण और मानव जीवन के गहरे संबंध को दर्शाता है। क्योंकि देखिए ये सबसे घरें बनाई जाती हैं, तो ये पर्यावरण से और मानव जीवन के संबंध को क्या करता है, गहरा बनाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवहन के विकास का एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव हो सकता है? विच कैन बी एन इम्पॉर्टेंट सोशल इम्पैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट? लोगों, वस्तुओं और विचारों के आवागमन में वृद्धि, सभी क्षेत्रों का अलग थलग होना, संचार पूरी तरह बंद होना, बाजारों का समाप्त होना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वस्तुओं यानी लोगों, वस्तुओं और विचारों के आवागमन में वृद्धि, इंक्रीज मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, ठीक है। ये सब जो है जैसे कि परिवहन के साधन विकसित होने से दूरियां कम होती है। अगर इसका साधन होगा, ठीक है, परिवहन का साधन होगा तो क्या होगी, दूरियां कम होंगी, जिससे लोगों, व्यापारों की वस्तुओं और सांस्कृतिक विचारों का आवागमन में वृद्धि होगा, यानी बढ़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी गांव में सड़क बनने के बाद किसान अपनी उपज दूर से बाजार तक आसानी से पहुंचाने लगते हैं, तो यह परिवहन और किस क्षेत्र के संबंध को दर्शाता है? इफ फार्मर इन ए विलेज कैन ट्रांसपोर्ट देयर प्रोड्यूस टू distant markets more easily after a road is built, what relationship does this show? परिवहन और आजीविका या व्यापार, केवल मौसम, केवल वन्य जीव या केवल मृदा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि परिवहन और आजीविका व्यापार यानी ट्रांसपोर्ट एंड लाइवहुड या ट्रेड। कैसे, देखिए, अच्छी सड़कों और परिवहन सुविधाओं से किसानों को अपनी फसल बाजार तक बेचने में आसानी होगी, बिल्कुल सही, जो उसकी आजीविका और व्यापार को क्या करता है, सीधे प्रभावित करता है, यानी कि उसके ट्रांसपोर्ट को और उसके लाइवहुड को प्रभावित करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में मानचित्र पढ़ाते समय बच्चों को केवल दिशाएं याद करवाने के बजाय स्थानीय क्षेत्र का सरल नक्शा बनवाना अधिक प्रभावी क्यों हो सकता है? Why can asking children to draw a simple map of their locality be more effective than merely memorizing direction? स्थानिक समझ और वास्तविक संदर्भ में दिशा ज्ञान विकसित होता है। इससे मानचित्र का अर्थ समाप्त हो जाता है। इससे केवल चित्रकारी सीखी जाती है। इससे दिशाओं की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थानिक समझ, वास्तविक संदर्भ में दिशा ज्ञान विकसित होता है। इट डेवलप्स स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग एंड डायरेक्शनल नॉलेज इन अ रियल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे बताया गया है कि रटने के बजाय क्या होता है, खुद का नक्शा और स्थानीय क्षेत्र का खांचा खींचने में बच्चों में वास्तविक स्थानों की समझ और दिशाओं का व्यवहारिक ज्ञान मजबूत होता है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बच्चे ने नक्शे में स्कूल के उत्तर दिशा में बाजार बना दिया, जबकि वास्तविकता में बाजार दक्षिण दिशा में है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए चाइल्ड मार्क्स द मार्केट नॉर्थ ऑफ द स्कूल ऑन अ मैप वाइल इट एक्चुअली साउथ। व्हाट शुड टीचर डू? बच्चे को वास्तविक स्थान का अवलोकन कराकर नक्शे में तुलना करवानी चाहिए या केवल गलत उत्तर काट देना, बच्चों को दंड देना या नक्शा बनाना बंद करवा देना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को वास्तविक स्थान का अवलोकन कराकर नक्शे से तुलना करवाना चाहिए। ठीक है, यानी बच्चों की भ्रांति को दूर करना, उन्हें वास्तविक स्थान और अवलोकन कराकर नक्शे का क्या करना, तुलना करवाना, उसको क्या करना, उसको तुलना कराने का अवसर देना, तुलना कराने क्या देना, अवसर देना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एसेलेशन रीजन बेस्ड है। एसेलेशन ए में दिया है, नक्शे वास्तविक दुनिया का सरल प्रतिनिधित्व होते हैं। मैप्स आर सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ रियल वर्ल्ड। और रीजन आर में दिया है, नक्शों में प्रत्येक वास्तविक वस्तु को उसके वास्तविक आकार में दिखाना संभव नहीं होता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो एवरी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एट इट्स एक्चुअल साइज ऑन अ मैप। दोनों सही, आर सही व्याख्या है। ठीक है, बी में है दोनों सही, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए, दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है। यानी कि नक्शे वास्तविक दुनिया का सरल प्रतिनिधित्व है, बिल्कुल राइट।
नक्शों में प्रत्येक वास्तविक वस्तु को उसके वास्तविक आकार में दिखाना संभव नहीं होता। बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ बोला गया है कि मानचित्र बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र या दुनिया को एक छोटे कागज पर दर्शाने के प्रतीक होते हैं, क्योंकि वास्तविक आकार में दिखाना उससे क्या होता है, संभव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों से स्थानीय बाजार का अवलोकन करवाता है और पूछता है कि कौन सी वस्तुएं स्थानीय हैं तथा कौन सी दूर के क्षेत्रों से आती है। यह गतिविधि किस अवधारणा को विकसित करती है? ए टीचर आस्क्स चिल्ड्रंस to observe a local market and identify which goods are local and which whom comes from distant place. Which concept done this developed? वस्तुओं का उत्पादन, परिवहन और विनिमय, केवल वस्तुओं का रंग, केवल बाजार की सजावट, केवल कीमत याद करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं का उत्पादन, परिवहन, विनिमय, यानी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। यानी देखिए यहाँ पे इस तरह की गतिविधि क्या होता है ना, बच्चों को यह समझने में मदद करती है कि सामान कहाँ पैदा हो सकता है या होता है, परिवहन के जरिए ट्रांसपोर्ट के जरिए कैसे बाजार तक पहुँचता है, और उसका विनिमय यानी कि उसका एक्सचेंज, गुड्स का एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी बाजार में किसी वस्तु की आपूर्ति अचानक कम हो जाए तो उसकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इफ द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी सडनली डिक्रीज इन अ मार्केट, व्हाट मे हैपन टू इट्स प्राइस? अन्य परिस्थितियां समान होने पर कीमत बढ़ सकती है, कीमत हमेशा शून्य हो जाएगी, कीमत का कोई संबंध नहीं, वस्तु मुफ्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अन्य परिस्थितियां समान होने पर कीमत क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की मांग बनी रहे और उसकी आपूर्ति यानी सप्लाई कम हो जाती है तो कीमतें और आमतौर पर क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों को काम करने वाले लोगों की सूची बनाने को कहने के बाद उनके काम के लिए आवश्यक कौशलों पर चर्चा करवाना किस प्रकार का अधिगम है? आफ्टर आस्किंग चिल्ड्रंस टू लिस्ट वर्किंग पीपल, डिस्कसिंग स्किल्स नीड फॉर देयर ऑक्यूपेशंस रिप्रेजेंट व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग? कार्य, कौशल और आजीविका को समझना, केवल व्यवसायों के नाम याद करना, केवल चित्र बनाना या केवल लिखावट सुधारना? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्य, कौशल और आजीविका को समझना, अंडरस्टैंडिंग वर्क स्किल्स एंड लाइवलीहुड। यानी विभिन्न व्यवसाय और उनके लिए जरूरी कौशलों पर चर्चा करने से बच्चे क्या होते हैं ना, समाज में श्रम के महत्व को और आजीविका के स्वरूप को क्या होते हैं, समझते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसके स्वरूप को समझते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कहता है घर का काम नहीं होता, शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए चाइल्ड से हाउस होल्ड वर्क इज नॉट वर्क, व्हाट शुड द टीचर डू? यानी कि बच्चा कहता है कि घर का काम जो है ना वो काम नहीं होता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए इसके लिए? घरेलू श्रम के महत्व और उसके आर्थिक सामाजिक मूल्य पर चर्चा करना चाहिए, या बच्चों की बात को अनदेखा करना है, या कथन को सही मान लेना है, या केवल परीक्षा लेना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घरेलू श्रम के महत्व को समझाना है बच्चों को, उसके आर्थिक सामाजिक मूल्य पर चर्चा करवाना है। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक लेबर, यानी कि महिलाओं और परिवार के सदस्यों द्वारा घर में किए जाने वाले जो काम होते हैं, श्रम होते हैं, वो क्या करते हैं ना, सामाजिक और आर्थिक महत्व को सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए, बच्चों के सामने बैठ करके बच्चों को बताना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एसेरेशन बेस्ड है ये। ठीक है, एसेरेशन ए में है, बच्चों के घरेलू अनुभव ईवीएस में महत्वपूर्ण शिक्षण संसाधन हो सकते हैं। चिल्ड्रंस हाउस होल्ड एक्सपीरियंसेस कैन बी इंपॉर्टेंट लर्निंग रिसोर्स इन ईवीएस। और रीजन है, बच्चे अपने दैनिक जीवन में भोजन, पानी, काम, परिवहन, पर्यावरण संबंधित अनेक अनुभव प्राप्त करते हैं। चिल्ड्रंस गेन मैनी एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू फूड, वाटर, वर्क, ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट इन डेली लाइफ। दोनों सही, आ सही व्याख्या है, दोनों सही लेकिन आ सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, दोनों सही होगा, आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ बोला गया है कि बच्चों के निजी और दैनिक घरेलू अनुभव उनकी सीखने की प्रक्रिया का सबसे मजबूत आधार होता है, इसलिए कारण इसकी सही व्याख्या है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक बच्चों के उत्तरों में मौजूद गलत धारणाओं को पहचानने के लिए चर्चा, चित्र और गतिविधि का उपयोग करता है, या किस दृष्टिकोण से सबसे अधिक संबंधित है? एन ईवीएस टीचर यूज डिस्कशन, पिक्चर एंड एक्टिविटीज टू आइडेंटिफाई misconceptions in children's answer. This is most closely associated with which
अप्रोच, रचनावादी एवं निदात्मक दृष्टिकोण, केवल व्याख्यान विधि, केवल रटने की विधि या केवल दंडात्मक विधि। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रचनावादी होगा और निदात्मक दृष्टिकोण होगा। कैसे, देखिए बच्चों की गलत फहमियाँ जो होती है, यानी कि मिसकंसेप्शन जो होती है ना, गलत फहमी, ये गलत फहमी जो होती है बच्चों की का पता लगाकर उन्हें दूर करना क्या होता है, यानी कि शिक्षण और बच्चों के ज्ञान निर्माण में सक्रिय रखना रचनावादी क्या होता है, दृष्टिकोण होता है। ये याद रखना है कि बच्चों की गलत फहमी का पता लगाकर उन्हें दूर करना नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक शिक्षण और बच्चों के ज्ञान निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है और इसी को रचनावादी कहते हैं, रचनावादी दृष्टिकोण कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक बच्चों को किसी प्रश्न का उत्तर देने से पहले अनुमान लगाने और फिर प्रयोग द्वारा उसे जांचने देता है तो शिक्षक बच्चों को किस भूमिका में रख रहा है। इफ अ टीचर अलाउज चिल्ड्रन टू प्रिडिक्ट बिफोर आंसरिंग एंड देन टेस्ट थ्रू एन एक्सपेरिमेंट, व्हाट रोल इज द टीचर गिविंग चिल्ड्रन। सक्रिय अन्वेषण, निष्क्रिय श्रोता, केवल परीक्षार्थी, केवल नकल याद करने वाले। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सक्रिय अन्वेषण, एक्टिव इन्वेस्टिगेटर, यानी कि अनुमान लगाने और प्रयोग करके खुद निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया बच्चों का एक सक्रिय एक्टिव क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर बनाती है। क्या कहती है, इन्वेस्टिगेटर बनाती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे व्यापक तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू असेसमेंट इन ईवीएस। गतिविधि, अवलोकन, चर्चा, परियोजना और लिखित कार्य का संयोजन, केवल वार्षिक परीक्षा, केवल एमसीक्यू परीक्षा या केवल गृह कार्य। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कि गतिविधि, अवलोकन, चर्चा, परियोजना और लिखित कार्य का समायोजन या संयोजन। तो देखिए ईवीएस में बच्चों के संपूर्ण विकास और क्षमताओं का आकलन करने के लिए विभिन्न विधियां जैसे कि पोर्टफोलियो, ठीक है, अवलोकन, चर्चा, परियोजना, लिखित कार्य, ये सब क्या होता है, प्रोजेक्ट आदि का व्यापक संयोजन सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को एक स्थानीय पर्यावरणीय समस्या चुनकर उसके कारण, प्रभाव और संभावित समाधान खोजने को कहता है। इस प्रकार के अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण है, ए टीचर आस्क्स चिल्ड्रन टू सेलेक्ट अ लोकल एनवायरमेंटल problems and investigate its cause, effects and possible solution. This is the best example of परियोजना आधारित और समस्या आधारित अधिगम, केवल रटना, केवल व्याख्यान, केवल पाठ पठन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, परियोजना आधारित और समस्या आधारित अधिगम, यानी प्रोजेक्ट बेस्ड एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। देखिए जब बच्चे खुद किसी वास्तविक समस्या का चयन करके उसके कारणों और समाधानों पर काम करता है तो उसे प्रोजेक्ट या समस्या आधारित अधिगम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, समस्या का चयन, ठीक है, और जब समस्या का चयन क्या करता है वो खुद करता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, परियोजना आधारित और समस्या आधारित अधिगम कहते हैं। इसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे एसेलेशन बेस्ड दिया गया है। एसेलेशन ए में है, ईवीएस की कक्षा में बच्चों की जिज्ञासा को सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार बनाया जा सकता है। चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी कैन बी मेड एन इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ लर्निंग प्रोसेस इन एन ईवीएस क्लासरूम। रीजन है, जिज्ञासा बच्चों को प्रश्न पूछने, अवलोकन करने, अनुमान लगाने और प्रमाण खोजने के लिए प्रेरित करता है। क्यूरियोसिटी कैन मोटिव चिल्ड्रंस टू आस्क क्वेश्चन, ऑब्जर्व, प्रिडिक्ट एंड सीक एविडेंस। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे, देखिए बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा ही उन्हें क्या करती है, विज्ञान और पर्यावरण को खोजने के लिए प्रेरित करती है, जिसे वे क्या कर सकते हैं, प्रश्न और प्रयोग कर सकते हैं, प्रश्न और क्या कर सकते हैं, प्रश्न और प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज का मिनी मैराथन यहीं पे समाप्त होता है। ये मिनी मैराथन 1 है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सेशन में मैं मिनी मैराथन 2 लेकर के आऊँगी सीटेड ईवीएस के लिए 1 to 5 लेवल का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको अभी जो आने वाले सीटेड एग्जाम है आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।